नमस्ते मेरे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हमारे कृषि विज्ञान का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिंदु में हम कृषि विज्ञान से संबंधित हमारी एक जो शाखा है सस्य विज्ञान, उस सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और सस्य विज्ञान में भी हम मुख्य रूप से फसलों का अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फसलों में आज जो हम हमारी फसल लेने जा रहे हैं वह फसल है जिससे हम सब परिचित हैं, गेहूं। गेहूं जिसे हम वीट कहते हैं। इस गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है, यह वानस्पतिक नाम बेटा टिट्रिकम एस्टिवम होता है। टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं का बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम होता है टिट्रिकम एस्टिवम। साथ ही हम बात करते हैं जो गेहूं है उसका जो कुल मीन्स इसकी जो फैमिली होती है, इसका कुल होता है वो होता है ग्रेमिनी या पोएसी। गेहूं का जो कुल होता है वो होता है ग्रेमिनी यानी पोएसी। ठीक है। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं कि गेहूं का जो उत्पत्ति स्थल है, सबसे पहले वैज्ञानिकों के द्वारा जो गेहूं के पौधे जंगली अवस्था में, सामान्य अवस्था में जो खोजे गए थे, देखे गए थे, यह पौधे पाए गए थे पूरे विश्व में, वो था दक्षिणी पश्चिमी एशिया क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी एशिया क्षेत्र। अब साथ ही हम बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया क्षेत्र गेहूं का उत्पत्ति स्थल। गेहूं विश्व में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में लिए जाने वाला जो खाद्यान्न है वह खाद्यान्न है गेहूं। विश्व की हम बात करते हैं, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में खाने में जो लिए जाने वाला खाद्यान्न है, उपयोग में लिए जाने वाला खाद्यान्न है, वो है हमारा गेहूं। एशिया में, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, पूरे विश्व में से केवल और केवल एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, तो एशिया महाद्वीप में उपयोग में लिए जाने वाला खाद्यान्न है धान। लेकिन पूरे विश्व की बात करते हैं तो विश्व में आता है हमारे गेहूं। तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाला जो खाद्यान्न है वह खाद्यान्न है हमारे गेहूं। अब हम बात करते हैं हमारे भारत में। तो भारत में गेहूं का जो क्षेत्रफल है, भारत देश में जो गेहूं का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे अग्रणीय राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, यूपी उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पर जो राज्य आता है वो है एमपी मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है पंजाब, क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक शब्द होता है उत्पादन। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जो राज्य है उस राज्य को भी हम डिवाइड कर रहे हैं। तो उत्पादन सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में उगता है, वो तो दी जमीन पर, क्षेत्रफल किस जमीन पर, किस राज्य की जमीन पर, राज्य में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, लेकिन उगता कहाँ है, उत्पादन कहाँ होता है। तो उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है हमारे यूपी। यूपी के बाद में आता है पंजाब और पंजाब के बाद में आता है हरियाणा। यहां मैं एक शब्द और काम में लेना चाहता हूं। एक वह शब्द है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। कम जमीन पर ज्यादा अनाज। तो भारत का वह राज्य जिसकी कम जमीन पर सबसे ज्यादा गेहूं उगता है, तो वह राज्य जिसकी कम जमीन पर यानी एक सामान्य जमीन के टुकड़े पर सबसे ज्यादा गेहूं उगेगा, तो उत्पादकता की दृष्टि से भारत में सबसे पहले नंबर वाला जो राज्य है वह पंजाब। थोड़ा ध्यान रखिए, क्षेत्रफल और उत्पादन में तो है यूपी, लेकिन उत्पादकता में आता है हमारा पंजाब। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। तो राजस्थान में
राजस्थान में जो गेहूं है वह लगभग सभी जिलों में उगाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक इत्यादि क्षेत्रों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। प्रश्न पूछा गया है राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में है श्री गंगानगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अग्रणी राज्य गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत का आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम नंबर पर पहले स्थान पर आने वाला राज्य भारत का है पंजाब। तो ये है गेहूं के बारे में सामान्य जानकारियां। इसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं और गेहूं के बारे में अन्य जानकारियों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं गेहूं। गेहूं की जो जलवायु है वह जलवायु कैसी है, तो जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है गेहूं की। गेहूं देखिए, गेहूं रबी ऋतु की फसल है और रबी ऋतु में गेहूं, जौ, सरसों, चना मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। दलहनी और तिलहनी और खाद्यान्न वाली फसलों में यह मुख्य है हमारे। तो इन सभी फसलों के लिए जो जलवायु है वो लगभग एक समान सी बनी रहती है। इनके लिए मृदा भी एक समान सी रहती है। तो हम यहाँ मुख्य रूप से गेहूं के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो देखिए गेहूं के लिए शीतोष्ण जलवायु सर्वोत्तम होती है। गेहूं के लिए शीतोष्ण जलवायु सर्वोत्तम होती है। साथ ही साथ गेहूं की वानस्पतिक वृद्धि के लिए, गेहूं की वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी एवं नम जलवायु उपयुक्त रहती है। साथ ही गेहूं की वानस्पतिक वृद्धि के लिए तापमान की बात करते हैं। यह तापमान है वानस्पतिक वृद्धि के लिए, गेहूं को बड़ा होने के लिए, वृद्धि करने के लिए, पत्तियों के निर्माण के लिए। तो गेहूं की वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो तापमान है वह है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गेहूं के अंकुरण व दानों के निर्माण हेतु उचित तापमान की हम बात करते हैं। तो गेहूं का देखिए बेटा, गेहूं का अंकुरण होगा बीज का दाने का, और उसी दाने को बनने के लिए, यानी दोनों जगह दाना है, एक जगह दाने का अंकुरण हो रहा है, एक जगह दाने का निर्माण हो रहा है। तो दाने के अंकुरण एवं दाने की निर्माण के लिए जो उचित तापमान होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और वृद्धि के लिए उचित तापमान है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। रबी ऋतु सर्दी का मौसम रहता है। तो सर्दी के मौसम में यानी गेहूं की वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी एवं नम जलवायु उपयुक्त रहती है। उसी ठंडी जलवायु को हम कहते हैं शीतोष्ण जलवायु। इसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं। तो अब हमारा जो अगला बिंदु है वह है जलवायु के पश्चात हमारा अगला बिंदु है मृदा। मृदा एक ऐसा आधार है जो सभी फसलों के उगने के लिए, सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है। मृदा की हम बात करते हैं तो सभी फसलों के लिए जो मृदा का चुनाव जो हम करते हैं वो लगभग निम्न गुणों युक्त होनी चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे, पढ़ेंगे, गेहूं की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए
फसल के लिए बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। इसी बलुई दोमट मृदा में जल व वायु धारण क्षमता उस मृदा की जल व वायु धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ मृदा में उचित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होना चाहिए। और जिस मृदा का चुनाव हम गेहूं की फसल के लिए कर रहे हैं उस मृदा का पीएच मान लगभग 6 से 7.5 के मध्य 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। तो लगभग किसी भी प्रकार की जो हमारी फसल हो, जो हमने यहाँ लिखी है रबी वाली या अन्य फसलें, अधिकतर फसलों के लिए मृदा जो सबसे उपयुक्त रहती है वो होती है बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा में उचित मात्रा में जल एवं वायु दोनों ही पाए जाते हैं। साथ ही साथ उस मृदा में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होना चाहिए उचित मात्रा में, और उस मृदा का पीएच मान होना चाहिए हमारे 6.5 से 7.5 के मध्य। तो मृदा के ये चारों के चारों गुण आप सभी को याद होने चाहिए और परीक्षा में ये चारों गुण के आधार पर लिखना है। जो भी फसल आ जाए, गेहूं की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा बलुई दोमट मृदा होती है। इस मृदा में जल एवं वायु धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए। मृदा में उचित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होना चाहिए। साथ ही इस मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। इस प्रकार आपको मृदा के बारे में लिखना है, इस प्रकार आपको जलवायु के बारे में लिखना है। ये पॉइंट डालकर इस तरीके से आपको इंडिकेट करना है। अब मृदा के बाद हमारा जो अगला बिंदु आता है वह आता है, अब हमने मृदा का चुनाव कर लिया कि ऐसी मिट्टी हमारे खेत में होनी चाहिए। तो अब मृदा का चुनाव करने के बाद हम करेंगे हमारे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी तो बेटा किसी भी फसल को बोने से पहले हम उस मिट्टी की तैयारी करते हैं सही प्रकार से जिसमें हमें फसल को लगाना है। जिस प्रकार आप परीक्षा को देने से पहले परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसी प्रकार हम मिट्टी में फसल को बोने से पहले उस मिट्टी की यानी हमारे खेत की तैयारी करते हैं। देखिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो गेहूं की फसल को बोने से पहले हम निम्न प्रकार से खेत की तैयारी करते हैं। पहला बिंदु, सर्वप्रथम मृदा को पलटने वाले हल से एक बार गहरी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी को पलटने वाले हल से, जो तवेदार हल होता है उस तवेदार हल से सबसे पहले उस खेत की मिट्टी को पलट देना चाहिए और गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, खेत में 2 से 3 बार सामान्य हल से विपरीत दिशा में जुताई करनी चाहिए। यानी खेत में विपरीत दिशा में, अगर आप खेत में इस तरीके से हल चला रहे हैं तो दूसरी बार फिर विपरीत दिशा में हल को लेकर आइए ताकि खेत की सारी मृदा सही प्रकार से मिक्स हो जाए, मिक्सअप हो जाए, मिल जाए और खेत की मिट्टी भुरभुरी बन जाए सही प्रकार से। तीसरा बिंदु हमें खेत की तैयारी में ध्यान देना है। खेत में अंतिम जुताई के समय, जब हम खेत की अंतिम जुताई कर रहे हैं तो उस समय मृदा में
20 से 25 टन सड़ी गली FYM को मिला देना चाहिए। मैंने एक शब्द लिखा है सड़ी गली FYM। सड़ी गली का मतलब है कम से कम 2 महीने से अधिक पुरानी गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्यूअर, गोबर की खाद जो कम से कम 2 महीने तक सड़ी गली हुई हो। ताजा गोबर की खाद का उपयोग नहीं लेना है गेहूं के खेत में, अन्यथा दीमक का प्रकोप फसल में अधिक हो जाता है। तो कम से कम 2 महीने तक सड़ी गली हुई गोबर की खाद का उपयोग करना है। मात्रा है 20 से 25 टन। कब? खेत में अंतिम जुताई के समय मृदा में 20 से 25 टन सड़ी गली गोबर की खाद को मिला देना चाहिए। साथ ही साथ सभी फसलों में अगर आपके खेत की तैयारी है तो खेत की तैयारी एक ही समान लिखनी है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही खेत की तैयारी की जाती है। कुछ फसलों को छोड़कर, जैसे धान है, गन्ना है, इन्हें केवल धान और गन्ने के अलावा सभी फसलों में खेत की तैयारी एक समान करते हैं, एक ही प्रकार से करते हैं। तो अंतिम बिंदु है हमारा खेत की तैयारी में मृदा जनित कीटों के लिए। यदि आपके खेत में मृदा जनित कीट है, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले कीट हैं, जैसे सफेद लट, दीमक या अन्य कोई कीट है जो मिट्टी के अंदर छुपे रहते हैं और गेहूं की फसल को हानि पहुंचाते हैं, तो मृदा जनित कीटों के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए क्यूनोलफॉस या एंडोसल्फोन, क्यूनोलफॉस या एंडोसल्फोन की 25 केजी मात्रा का प्रति हेक्टेयर में उपयोग करना चाहिए। और कब करना है? जब खेत की अंतिम जुताई करें। जब खेत की हम अंतिम जुताई कर रहे हैं, खेत में अगर हमें पाटा लगाना है, खेत को प्लेन करना है, समतल करना है, तो उस समय पाटा लगाने से पहले अंतिम जुताई के समय खेत की मिट्टी में आपको 2 कार्य करने, 2 चीजों को मिलाना है। एक तो 20 से 25 टन सड़ी गली हुई गोबर की खाद, साथ ही साथ 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्यूनोलफॉस, या क्यूनोलफॉस नहीं होने पर एंडोसल्फान को हम खेत की मिट्टी में भली प्रकार से मिला देना चाहिए। तो ये थी हमारे गेहूं की फसल के लिए खेत की तैयारी, जो सभी फसलों के लिए एक समान होती है। ये बिंदु बहुत मोस्ट रहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब भाई खेत की तैयारी कर ली हमने, खेत की मृदा का चुनाव कर लिया, कब फसल। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आगे हम खेत की तैयारी करने के बाद में हम पढ़ते हैं हमारे किस्म। हम हमारे खेत में गेहूं तो बोना चाहते हैं, लेकिन कौन कौन सी किस्में होगी जो हमारे गेहूं के खेत के लिए, यानी हमारे गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त रहेगी। तो यहाँ किस्मों की हम बात करते हैं, तो किस्मों में आती है राज, मीन्स राजस्थान। तो राजस्थान में हमारे जो गेहूं की किस्में हैं, उन किस्मों की हम बात करते हैं। तो बेटा 1482, राज 3077, राज 3777, राज 303765, इस प्रकार से। तो सभी के नाम के आगे आपको राज यानी राजस्थान लगाना है, ये लिखना है। साथ ही अब हम अन्य किस्मों की बात करते हैं, तो यहां हमारे आता है HD। HD का मतलब होता है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी में 2687, 2329, 2009। हाई डेंसिटी का बेटा मतलब था हमारे यहाँ पर गेहूं की ऐसी किस्में जिनके एक बीज से ज्यादा दानों का, कल्लों का स्कूटर होता है, ज्यादा तने निकलते हैं, कम जमीन पर ज्यादा गेहूं लगाने के लिए जो किस्में होती है वो होती है हाई डेंसिटी वाली। अत्यधिक, हाई का मतलब अत्यधिक, डेंसिटी का मतलब सघनता, कम जमीन पर ज्यादा गेहूं उगाने की वाली जो किस्में, वो है हमारे आपके 2687, 2329 और 2000। इसी संदर्भ में कुछ सामान्य किस्में, जैसे मान लीजिए हमें ये नाम याद ना हो तो लोक 1, खाचरिया 65, जोबनेर 666,
सुजाता, कल्याण, सोना या सोनालिका। तो हम चाहे थोड़ा इन किस्मों में से भी लिख सकते हैं, ये राज वाली वैरायटी भी लिख सकते हैं और एचडी वाली वैरायटी भी लिख सकते हैं। कम से कम आपको यहाँ पर 5 से 6 किस्मों के नाम याद होने चाहिए और प्रत्येक किस्म में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। इन विशेषताओं को हम आगे क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे यदि हमारा टॉपिक आता है तो। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, किस्मों का चुनाव हमने कर लिया, अब किस्मों का बीज कितना लगेगा, तो बीज दर की हम बात करते हैं। तो मतलब बीज दर में देखिए ध्यान से, सामान्यतः जो बीज काम में आता है, तो सामान्यतः बीज दर होती है गेहूं की, वो होती है 100 केजी प्रति हेक्टेयर। 100 किलो गेहूं का बीज चाहिएगा 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघा के लिए। लेकिन असिंचित तथा लवणीय मृदा वाले स्थानों पर या फिर पछेती बुआई, अगर हम पछेती बुआई कर रहे हैं, किसी कारणवश हम लेट हो गए, पीछे रह गए गेहूं को बोने से, तो पछेती बुआई के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए, लवणीय मृदा वाले स्थानों के लिए जो बीज लगेगा वह बीज रहेगा 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का बीज लगेगा। गेहूं का बीज लगेगा। अब उस गेहूं के बीज में बेटा आर का मतलब होता है पंक्ति, गेहूं की एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी, और पी का मतलब होता है प्लांट यानी पौधा, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, आर गुना पी। गेहूं की किस्में आपने पढ़ी, गेहूं की बीज दर आपके सामने। अब उस बीज को हम कितनी दूरी पर, लाइन में और लाइन के अंदर, लाइनों से लाइनों की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं गेहूं में 22.5 गुणा 10 सेंटीमीटर। ये बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। गेहूं की फसल के लिए उचित आर इंटू पी होती है 22.5 गुणा 10 सेंटीमीटर। अब गेहूं के लिए हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, गेहूं को बोएंगे कब, तो बेटा गेहूं की जो बुआई होती है, अभी हमने पढ़ा कि साहब गेहूं की जो बुआई है, गेहूं की बुआई हमने लिखा रबी ऋतु में, तो गेहूं की बुआई के लिए उचित समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो समय गेहूं की बुआई के लिए सर्वोत्तम होता है। गेहूं की बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति, पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 22.5 गुणा 10 सेंटीमीटर। गेहूं के लिए बीज दर है सामान्य 100 किलोग्राम, लवणीय पछेती बुआई के या असिंचित स्थानों के लिए है बीज दर 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। गेहूं की बीज दर के अलावा, गेहूं की आर गुणा पी के अलावा, अब जो मुख्य चीज आती है वह गेहूं की फसल को बड़ा होने के लिए, वृद्धि के लिए हमें खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो अब हम यहाँ जो बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वह काफी मोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। गेहूं की फसल में दिया जाने वाला, उपयोग किए जाने वाला जो खाद है, तो वह खाद हम काम में लेंगे यहाँ पर FYM। और FYM का उपयोग हमने कब करा था, खेत में अंतिम जुताई के समय। तो अंतिम जुताई के समय मृदा में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूं में जो खाद लेंगे वो खाद होगा FYM मीन्स गोबर की खाद। गोबर की खाद की मात्रा होगी अंतिम जुताई के समय खेत की मृदा में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। इसी संदर्भ में उर्वरक, तो बेटा उर्वरक की बात करते हैं, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था और अभी हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी फसल में उपयोग किया जाने वाला जो उर्वरक होता है वह उर्वरक नाइट्रोजन युक्त, फास्फोरस युक्त व पोटास युक्त उर्वरक होते हैं। और ये उर्वरकों के उदाहरण हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, आगे टॉपिक आएगा तब और भी पढ़ेंगे। तो बेटा नाइट्रोजन वाला उर्वरक जो आपको काम में लेना है, उस उर्वरक में टोटल खेत में दी जाने वाली गेहूं की फसल के लिए जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन होगी लगभग
120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं की फसल में आपको नाइट्रोजन कितनी देनी है? 120 किलो नाइट्रोजन, ना कि यूरिया, ना कि डीएपी, ना कि अमोनियम सल्फेट, केवल नाइट्रोजन तत्व देना है। कितना? 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस देना है आपको 60 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटास देना है लगभग 40 केजी प्रति हेक्टेयर। 120, 60, 40। एनपीके की मात्रा होती है गेहूं में 120 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अब यहाँ ध्यान रखने वाली जो बात है, यहाँ हम गलती करते हैं। तो बेटा गेहूं की फसल में काम में ली जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है, वह नाइट्रोजन जो कुल नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को हम दो भागों में बांटते हैं। उस गेहूं की फसल में दी जाने वाली नाइट्रोजन की आधी मात्रा में भी 60 केजी नाइट्रोजन बुआई से पूर्व और बची हुई जो 60 केजी नाइट्रोजन है उसे दो भागों में बांटकर 30 केजी और 30 केजी फसल बोने के बुआई के 30 दिन बाद और बची हुई जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है बुआई के 60 दिन बाद छिड़काव काई में, खड़ी फसल में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गेहूं की फसल में काम में ली जाने वाली जो नाइट्रोजन की टोटल 120 किलोग्राम मात्रा है, उसमें से आधी मात्रा यानी 60 किलो नाइट्रोजन तो फसल को बोने से पहले अंतिम जुताई के समय बच गई 60 किलो। 60 किलो मात्रा को दो भागों में बांटेंगे, 30 किलो और 30 किलो। तो पहली वाली जो 30 किलोग्राम मात्रा है नाइट्रोजन की वो देंगे बुआई के 30 दिन बाद और दूसरी देंगे 60 दिन बाद। इधर फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय दी जाती है उस दी जाने वाली नाइट्रोजन की पूरी मात्रा के साथ। इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं। तो ये हमारे गेहूं की फसल से प्राप्त होने वाली जो उपज है बेटा, गेहूं की फसल से प्राप्त होने वाली जो उपज है वह उन्नत किस्मों से, गेहूं की जो उन्नत किस्में अभी आपने राज वाली, एचडी वाली जो सामान्य अभी हमने नाम लिखे थे, तो गेहूं की फसलों से, गेहूं की जो उन्नत किस्में उनसे प्राप्त होने वाली उपज है हमारी 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो गेहूं की उपज आती है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा को दो भागों में बांटते हैं, 60-60, आधी मात्रा बुआई से पहले, बची हुई आधी मात्रा को खड़ी फसल में छिड़कते हैं। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय फसल को बोने से पहले ही दे दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो बेटा ये थी हमारी गेहूं की फसल। अगली क्लास में हम अगली फसलों के बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, डिटेल से आपको पढ़नी है। कोई बिंदु समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं क्लास में। ठीक है, इस तरीके से। थैंक यू।